नमस्कार। और आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस कूटनीतिक हलचल की बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। आज हम हाल ही के स्रोतों के आधार पर यूएस प्रशासन और 32 सदस्यों वाले नाटो गठबंधन के बीच बढ़ते ऐतिहासिक तनाव को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए पर्दे के पीछे की हकीकत को समझते हैं। इस चर्चा को हम 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। पहले अ हाई स्टेक्स मीटिंग, फिर द अमेरिकन ग्रीवेंस, उसके बाद द न्यूएंस्ड पिक्चर, अ क्लैश ऑफ पर्सपेक्टिव्स और आखिरी में द अलायंसेस फ्यूचर। तो बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा है अ हाई स्टेक्स मीटिंग। इस ट्रांसअटलांटिक तनाव को समझने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि इस जियोपॉलिटिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई और पिछले कुछ महीनों में हालात कैसे बदले। अब इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो एक बात बिल्कुल साफ है, ये तनाव रातों रात पैदा नहीं हुआ है। जनवरी 2026 में डेवोस की बायलैटरल मीटिंग से ही शुरुआती मतभेद दिखने लगे थे। फिर हाल ही के हफ्तों में ईरान कॉन्फ्लिक्ट का शुरू होना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर विरोध ने आग में घी का काम किया। और इस सब का नतीजा था वेंसडे को व्हाइट हाउस में हुई वो 2 घंटे से भी ज्यादा लंबी बेहद इंटेंस मीटिंग। एक ऐसी मीटिंग जिस पर दुनिया भर की मीडिया की नजरें टिकी थीं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द अमेरिकन ग्रीवेंस। यहाँ अगर हम सिर्फ यूएस पर्सपेक्टिव पर ध्यान दें तो प्रशासन अपने यूरोपीय सहयोगियों के प्रति अपनी निराशाओं को लेकर बिल्कुल डायरेक्ट और काफी आक्रामक रहा है। इस बयान पर गौर कीजिए। ट्रूथ सोशल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, नेटो wasn't there when we needed them and they won't be there if we need them again। ये वर्ड्स अपने आप में बेहद पावरफुल हैं। सोचिए, एक हाई स्टेक्स मीटिंग के तुरंत बाद एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इतने कड़े शब्दों का आना, ये साफ दिखाता है कि असंतोष किस लेवल पर पहुंच चुका है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने इन शिकायतों को और भी स्पेसिफाई किया। इन पॉइंट्स में देखिए, व्हाइट हाउस का असेसमेंट काफी ब्लंट है। उनका मानना है कि अलायंस का एक टेस्ट था और वो उसमें फेल हो गए। साफ तौर पर आरोप लगाया गया कि अलायंस ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को सपोर्ट नहीं किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर से खोलने की अपील्स का विरोध किया और यहां तक दावा किया गया कि इन देशों ने उन अमेरिकन लोगों की तरफ पीठ फेर ली। बेसिकली यूएस का फोकस इस बात पर है कि डिफेंस फंडिंग और डायरेक्ट क्राइसिस के दौरान एक्शन की कमी क्यों रही। और कूटनीति में पुरानी असहमतियां कितनी जल्दी वापस आती हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये स्टेटमेंट, रिमेंबर ग्रीनलैंड, दैट बिग पुअरली रन पीस ऑफ आइस। ग्रीनलैंड का विषय भले ही पुराना हो, लेकिन वो आज भी इस व्यापक तनाव का एक बेहद रिलेवेंट और अहम हिस्सा बना हुआ है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द नुआंस्ड पिक्चर। इस डिप्लोमैटिक लेजर के दूसरे पक्ष पर नजर डालते हुए हम देखेंगे कि नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रिते ने अपना बचाव कैसे किया है, जो कि एक बिल्कुल अलग अप्रोच है। नेटो की क्षमता को नापने के लिए सेक्रेटरी जनरल रुत्ते का स्टैंड बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि इट्स देयरफॉर अ न्यूएंस्ड पिक्चर, यानी किसी गठबंधन की सफलता को सिर्फ फ्रंटलाइन कॉम्बैट से नहीं नापा जा सकता। उनके मुताबिक इस तस्वीर को कहीं ज्यादा ब्रॉड नजरिए से देखने की जरूरत है। रुट्टे का मुख्य बचाव इस बात पर निर्भर करता है कि पर्दे के पीछे यूरोपियन देशों ने कितना अहम लॉजिस्टिकल योगदान दिया है। वो हाईलाइट करते हैं कि ज्यादातर यूरोपियन देश काफी हेल्पफुल थे। उन्होंने क्रूशल मिलिट्री बेसिस दिए, जरूरी लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रदान किया और क्रिटिकल ओवरफ्लाइट्स की इजाजत दी। इसके अलावा ईरान के न्यूक्लियर खतरों को कम करने के महत्व पर भी उनकी पूरी सहमति थी। तो रुट्टे का आर्ग्यूमेंट इन्हीं शांत लेकिन ऑपरेशंस के लिए बेहद आवश्यक कॉन्ट्रीब्यूशंस पर बेस्ड है। और डिप्लोमैटिक बैलेंस की एक बेहतरीन मिसाल यहाँ देखने को मिलती है। इन सब के बावजूद रुत्ते ने ईरान के परमाणु खतरों को कम करने में यूएस राष्ट्रपति की लीडरशिप को डायरेक्टली क्रेडिट दिया और ये भी कहा कि आज इनकी वजह से दुनिया एब्सोल्युटली सेफर है। कठोर आलोचनाओं के बीच इस तरह की प्रशंसा करना एक सोची समझी डिप्लोमेसी का हिस्सा है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, अ क्लैश ऑफ पर्सपेक्टिव्स। जब हम इन दोनों सोर्सेज और स्टेटमेंट्स को आमने सामने रखते हैं तो अलायंस को लेकर नजरियों और पॉलिटिकल भाषाओं का एक बेहद दिलचस्प टकराव सामने आता है। इस स्लाइड पर दोनों टेक्स को आमने सामने देखिए। एक तरफ लेफ्ट में यूएस प्रशासन का पब्लिक स्टैंस है, जहां पब्लिकली डिक्लेयर किया गया कि एलाइज अपने टेस्ट में फेल हुए और बातचीत को एक वेरी फ्रैंक एंड कैंडिड कॉन्वर्सेशन बताया गया। वहीं राइट में नेटो चीफ भी इन टॉक्स को वेरी फ्रैंक और वेरी ओपन तो कहते हैं, लेकिन वो अपना पूरा ध्यान राष्ट्रपति के साथ अपने वार्म और अच्छे रिश्तों को हाईलाइट करने पर लगाते हैं। ये ब्लंट पब्लिक रिटोरिक बनाम मेजर्ड डिप्लोमेसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है।
मुद्दे के कोर पर आएं तो बहस बेसिकली इन दो चीज़ों के बीच है। लेफ्ट में यूएस की शिकायतें डिफेंस फंडिंग की मजबूरियों और डायरेक्ट एक्शन की कमी पर हेवीली फोकस करती हैं। वहीं राइट में नेटो का पूरा फोकस यूरोपियन बेसिंग, लॉजिस्टिकल फ्रेमवर्क्स और ओवरफ्लाइट्स की शांत लेकिन बेहद ज़रूरी उपयोगिता पर है। यही वो फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल मैट्रिक्स का फर्क है जो इस तनाव की असल जड़ है। चलिए आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द अलायंसेस फ्यूचर। जैसे जैसे राष्ट्रपति इस 32 सदस्यों वाले गठबंधन से विड्रॉ करने के विचार को पब्लिकली पेश कर रहे हैं, इस वक्त लीगल स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म्स क्या कहते हैं ये समझना काफी जरूरी हो जाता है। तो इस टेबल पर ध्यान दें, लेट 2023 के कांग्रेशनल वोट के चलते यूनिलैटरल प्रेसिडेंशियल विड्रॉल यानी बिना किसी से पूछे अकेले गठबंधन छोड़ना पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। एक लीगली अप्रूव्ड विड्रॉल के लिए अब सेनेट की 2/3 मेजॉरिटी या एक्ट ऑफ कांग्रेस की जरूरत होगी, यानी स्ट्रक्चरल सेफगार्ड्स मौजूद हैं जो इस पूरे प्रोसेस को बेहद कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अंत में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही आता है, What does this unprecedented transatlantic challenge mean for the future stability and function of the 32-member alliance? एक ऐसा गठबंधन जो म्यूचुअल डिफेंस के असूल पर बना हो, वो इस तरह की फंडामेंटल चैलेंजेस और अलग-अलग नजरियों के बीच कैसे आगे बढ़ेगा? क्या फंडिंग और लॉजिस्टिक्स की इस बहस के चलते अलायंस का रूप हमेशा के लिए बदल जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे चलकर हम सबको गहरी नजर रखनी होगी। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।